स्टूडेंट्स, पिछले कुछ अध्यायों में हमने टेंस का डिटेल में वर्णन किया था। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वॉइस अर्थात वाच्य। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी सेंटेंस, वाक्य, पैराग्राफ इत्यादि लिखते समय वॉइस का प्रयोग किया जाता है। ये वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आज हम इसका शुरुआती परिचय प्राप्त करेंगे। डेफिनेशन, परिभाषा। वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। ये क्रिया की एक विशेषता है जो बताती है कि वाक्य में प्रयुक्त जो करता है वह कुछ काम करता है या उसके द्वारा कुछ काम किया जाता है। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसे हम हिंदी में कृत्रिवाच्य और कर्मवाच्य भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस कृत्रिवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। अब हम पैसिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। द सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर वाक्य का कर्ता महत्वपूर्ण होता है उसे हम एक्टिव वॉइस या कृत्रिवाच्य कहते हैं। और पैसिव वॉइस में द सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसके अंदर कर्म इंपॉर्टेंट होता है उसे हम कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस कहते हैं। एक बार वापस से देखेंगे वॉइस की परिभाषा के बारे में। वर्ब के अंदर जब हमें इस बात का पता चलता है कि कर्ता के द्वारा कुछ काम किया जाता है और कर्ता कुछ काम करता है, इस बात को जो चीज़ बताती है उसे हम वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो प्रकार की वॉइस है। हिंदी में इन्हें कृत्रिवाच्य और कर्मवाच्य कहा जाता है। एक्टिव वॉइस कृत्रिवाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे एक्टिव वॉइस और जिसमें कर्म की प्रधानता झलकती है वह पैसिव वॉइस कहलाता है। उदाहरण देखें, राम किल्स द स्नैक। राम सांप को मारता है। इस वाक्य का विच्छेदन कीजिए। राम सब्जेक्ट है, किल्स वर्ब है और स्नैक ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य में देखिए, इस वाक्य में आपके राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम करता है, उसके द्वारा सांप मारा जाता है। तो राम सांप को मारता है तो राम इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये एक्टिव वॉइस है। दूसरे वाक्य में देखिए, द स्नेक इज किल्ड बाय राम। सांप राम के द्वारा मारा जाता है। तो दूसरे वाक्य में हम हाईलाइट ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, तो ये वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ नियमों का प्रयोग किया जाता है। ये नियम किस प्रकार से है, आइए इनको समझते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सदैव क्रिया के तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म। चाहे एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। नंबर 2, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हमने टेंस में विस्तार से पढ़ा है कि प्रत्येक टेंस में अंतिम जो टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको याद आ रहा होगा जिनमें हम सिंस और फॉर का भी प्रयोग किया करते थे। ऐसे वाक्यों की कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। नियम नंबर 3, फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी, अगर ऐसा कोई वाक्य हो तो उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यह ग्रामर के कुछ नियम हैं। तो इसमें आपने देखा है कि हमने 4 प्रकार के टेंस बाहर निकाल दिए। कुल 12 प्रकार के टेंस होते हैं, 12 में से 4 हट गए, 3 तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो 12 में से 4 गए, 8 प्रकार के जो टेंस है इन्हीं की आपके पैसिव वॉइस बनेगी।
नियम नंबर 4, जिस वाक्य में सकारात्मक क्रिया हो उसी की पैसिव वॉइस बनेगी। क्रिया के दो रूप आप हिंदी ग्रामर में पढ़ चुके हैं, सकारात्मक और अकर्मक। तो जहाँ पर सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हो उसी की पैसिव वॉइस बनेगी, अन्यथा पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इसको हम आगे जरा डिटेल में समझेंगे। पहले नियम नंबर 5 के पर आते हैं, सर्वनामों का परिवर्तन। कई बार कर्ता संज्ञा होता है, जैसे ऊपर के उदाहरण में आपने देखा राम किड्स द स्नैक, तो राम इसमें संज्ञा है। अब कई बार इसमें आई, वी, ही, यू, दे आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर ऐसे कभी सर्वनाम कर्ता आ जाए तो इनका परिवर्तन किया जाता है एक विशेष नियम के अंतर्गत। ध्यान से देखें, आई मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, यू ही रहता है, ही को हिम में चेंज करता है, शी को हर में, दे को देम में। और अब नियम नंबर 6, पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव एक प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। आगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वह देखेंगे आप कई स्थानों पर बाय की जगह दूसरे प्रीपोजिशन भी आते हैं, लेकिन ये हमने कॉमन एक नियम लिया है जिसके अंतर्गत कि भाई पैसिव वॉइस बनाते समय बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम नियम नंबर 4 को समझेंगे, जिसमें हमने कहा था कि भाई सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। ये क्रिया सकर्मक होती क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता और क्रिया तो दे रखी है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कर्म दे रखा है, कर्म जुड़ा है तो सकर्मक, और कर्म नहीं जुड़ा है तो क्या हो गया? अकर्मक। इन्हें इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ट्रांजिटिव माने सकर्मक, इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। ध्यान से देखें, जैसे हमने एक उदाहरण दिया है, राम राइट्स अ लेटर। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, राम सब्जेक्ट है, राइट्स क्रिया है, और अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, तो क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, तो यह है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। नीचे देखिए मैं लिखा है राम राइट्स, सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। इस क्रिया का कोई कर्म नहीं है, इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब हम आगे आते हैं टेंसों की पैसिव वॉइस के ऊपर। कई बार लोग कहते हैं टेंस का नाम ही नहीं लेना, नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ जो फॉर्मूला दिया गया है वो विशेष जगह पर ही प्रयुक्त होता है। अतः आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है तो उसका सूत्र पैसिव वॉइस बनाते समय एक सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। वह सूत्र इस प्रकार से है, ऑब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे उदाहरण देखिए आप, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अब देखिए इसमें राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। सूत्र के हिसाब से हम पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, फिर इज आर एम लगा है, तो चूंकि ए लेटर एक वचन है अतः हम एक वचन की हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। फिर सूत्र के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। फिर हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, और चूंकि इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो नाउन है, तो राम की जगह हम राम ही रहने देंगे। तो इसका उत्तर होगा ए लेटर इज रिटर्न बाई राम। दूसरा वाक्य देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, राम डज नॉट राइट अ लेटर। वही सूत्र होगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नोट लगाना है, ए लेटर इज नॉट रिटर्न बाई राम। ऊपर वाला पैसिव वॉइस देखिए, ए लेटर इज रिटर्न बाई राम, हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नोट लगा दिया, तो ये नेगेटिव का पैसिव वॉइस बन गया। तीसरा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए, डज राम राइट अ लेटर, क्या राम एक पत्र लिखता है। अब आप ध्यान से देखिए कि डज एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम आगे लेकर आ गए, और ये इंटरोगेटिव वाक्य बन गया। एक मिनट के लिए आप इसे भूल जाएं और डज को हटा दें, तो आएगा राम राइट्स ए लेटर, ये एफर्मेटिव बन जाएगा। और फिर आएगा ए लेटर इज रिटर्न बाई राम, तो दूसरी जो पैसिव वॉइस है उसमें क्या होगा, इज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। वापस से सुने, डज राम राइट ए लेटर,
क्या राम एक पत्र लिखता है, डज हेल्पिंग वर्ब है। तो दूसरे वाक्य जो पैसिव है उसमें देखिए आप, ए लेटर इज रिटन बाई राम, तो इज हेल्पिंग वर्ब है। तो जब एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो इंटरोगेटिव बन गया, और इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव की भी हेल्पिंग वर्ब इज को आगे ले जाइए, तो ये आपके इस प्रकार से इंटरोगेटिव की भी पैसिव वॉइस बन जाती है। अब हम अंतिम वाक्य देखेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। डज राम नॉट राइट अ लेटर, क्या राम एक पत्र नहीं लिखता है। इसका वही उत्तर होगा, इज ए लेटर नॉट रिटन बाई राम। लेटर के बाद में हमने नोट लगा दिया, तो यह हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य की पैसिव वॉइस। आज हमने प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आने वाले हर प्रकार के वाक्य की पैसिव वॉइस का अध्ययन किया है। अगली बार हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले वाक्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।